गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 7 के बच्चों के लिए उत्तोलक टॉपिक लेकर आई हूँ। उत्तोलक क्या है ये देखिए बच्चों। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। यानी जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आलम्ब, आयास, भार। अब आलम्ब क्या होता है उसके बारे में देखिए बच्चों। आलम्ब को इंग्लिश में फलक्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फलक्रम। आलम्ब जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, आलम्ब कहते हैं। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, आलम्ब कहते हैं। अब देखिए आयास। आयास क्या होता है? नंबर 2 है आयास, जिसको इंग्लिश में एफर्ट कहते हैं। प्रयास। एफर्ट क्या है इसके बारे में देखिए बच्चों। एफर्ट उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए, यानी उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए जो उस पर बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एफर्ट या फिर प्रयास। नंबर 3 है भार। भार को इंग्लिश में लोड कहते हैं। उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे क्या कहते हैं? भार। अब आलम्ब, आयास, भार की स्थितियों के अनुसार उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। यानी आलम्ब, आयास, भार की स्थितियों के अनुसार उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रथम प्रकार के उत्तोलक। अब बच्चों प्रथम प्रकार के उत्तोलक को समझिए। मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि आप भूलेंगे ही नहीं। यानी प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है? प्रथम प्रकार के उत्तोलकों को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। आलम्ब उत्तोलक में क्या क्या होता है? आलम्ब, भार, शक्ति होता है। आलम्ब से मतलब ए समझिए, भार से मतलब बी समझिए और शक्ति से एस समझिए। यानी एक आलम्ब को 1 और भार को 2 और शक्ति को 3। आगे देखिए बच्चों, अगर हमें प्रथम प्रकार के उत्तोलकों को समझना है तो क्या करना है? प्रथम प्रकार के उत्तोलक नंबर 1, इसमें क्या होता है कि आलम्ब, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब जो है आलम्ब फॉर ए, आलम्ब जो है भार और शक्ति के बीच होता है। आलम्ब की स्थिति क्या होती है? आलम्ब भार और शक्ति के बीच होता है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक कहते हैं। ऐसे उत्तोलकों को क्या कहते हैं? प्रथम प्रकार के उत्तोलक। यानी ए से आलम्ब और बी से भार, एस से शक्ति। 1 2 3 आलम्ब भार और शक्ति के बीच होता है, जैसे कैंची, प्लायर, हथौड़ी आदि। अब बच्चों द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों को भी समझिए। जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था आलम्ब, भार, शक्ति, इसी से आप द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों को भी आसानी से समझ सकेंगे। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, इसमें क्या है? जिन उत्तोलकों में भार आलम्ब, आयास के मध्य होता है, यानी भार को किससे डिनोट किया था? बी से। बी भार जो है आलम्ब और आयास के मध्य में होता है, यानी बी ए और एस के बीच में होता है, वे द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। जैसे पहिए वाली ट्रॉली, सरौता आदि। द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों को भी इस प्रकार से हम समझ सकते हैं।
अब देखिए वही ऊपर वाला फार्मूला इसमें भी है। क्या है? आलम्ब। आलम्ब को ए से, भार को बी से, शक्ति को एस से। आलम्ब। अब हमें समझना है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक को समझने के लिए क्या करना है? भार की स्थिति जो है आलम्ब और शक्ति के बीच होगी। यानी द्वितीय प्रकार के उत्तोलकों में भार आलम्ब और शक्ति के बीच स्थित होता है। भार आलम्ब और शक्ति के बीच स्थित होता है। ये सब द्वितीय प्रकार के उत्तोलक कहलाते हैं। आगे बच्चों, इसी फार्मूले से हम तृतीय प्रकार के उत्तोलक के बारे में भी समझ सकेंगे। तृतीय प्रकार के उत्तोलक। तृतीय प्रकार के उत्तोलकों को भी इस प्रकार समझा जा सकता है, वही हम पहले की तरह बनाएंगे। आलम्ब, भार, शक्ति। आलम्ब, भार, शक्ति। अब हमें पता करना है तृतीय प्रकार के उत्तोलक। तो तृतीय प्रकार के उत्तोलकों में क्या होता है? शक्ति आलम्ब और भार के बीच में लगती है। शक्ति कहाँ लगती है? आलम्ब और भार के बीच में, जिसे एफर्ट कहते हैं। वही बोला है कि तृतीय प्रकार के उत्तोलकों में शक्ति यानी एफर्ट जो है आलम्ब और भार के बीच में होती है। आलम्ब मीन्स आधार और भार को इंग्लिश में लोड भी कहते हैं। यानी शक्ति जो है आलम्ब और भार के बीच में होती है। उदाहरण के लिए जैसे चिमटी, चाकू आदि। तो बच्चों समझ में आया आपको उत्तोलकों के बारे में, प्रथम और द्वितीय तृतीय प्रकार के उत्तोलकों के बारे में। अक्सर कर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं प्रथम और द्वितीय तृतीय प्रकार के उत्तोलकों को समझने में। तो इस फार्मूला के माध्यम से आप लोग अच्छे से समझ सकेंगे तीनों प्रकार के उत्तोलकों को। अब और भी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखिए, नंबर 1 उत्तोलकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। नंबर 1 क्या है कि जब दोनों भुजाएं, यानी ये देखिए जो मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये एक उत्तोलक है। उत्तोलक में क्या है? भार है, 50 किलो का भार है। अब इसका आधार कहाँ पर है? उत्तोलक के बीचों बीच। आधार कहाँ है? उत्तोलक के बीचों बीच। दोनों यानी दोनों भुजाएं बराबर हो गई। आधार आलम्ब से भार तक की एक भुजा और आलम्ब से शक्ति तक की भुजा यानी प्रयास तक की भुजा दोनों बराबर हो गई। 50 केजी का अगर वजन है, उत्तोलक के द्वारा 50 किलो का वजन उठाना है, 50 केजी का वजन उठाना है, तो 50 केजी के बराबर ही हमें फट लगाने पड़ेगा। अगर आलम्ब बीच में है, अगर उत्तोलक के बीचों बीच आलम्ब है, आधार है, तो हमें वजन के बराबर ही प्रयास लगाना पड़ेगा। वही बोला है, जब दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है तो भार के बराबर ही बल लगाना पड़ता है। जैसे 50 किलो वजन में 50 किलो के बराबर ही बल का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर प्रयास वाली भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, अगर प्रयास वाली भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो भार उठाने में, यानी भार उठाने में जो एफर्ट लगाना पड़ेगा वो भार का आधा होगा। कितना? आधा। यानी प्रयास वाली भुजा की लंबाई दुगनी कर दी जाए और जो वजन से आलम्ब तक की भुजा को आधा कर दिया जाए, तो इसको उठाने में यानी वजन को उठाने में हमें आधा प्रयास करना पड़ेगा। यानी 50 केजी वजन को उठाने में हमें 25 किलो के बराबर एफर्ट करने पड़ेंगे। लास्ट है,
अगर प्रयास वाली भुजा यानी प्रयास वाली भुजा भार वाली भुजा से 10 गुना बड़ी कर दी जाए तो भार उठाने में भार से 10 गुना कम बल लगाना पड़ेगा। तो मुझे आशा है बच्चों आप सबको समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय। मैं अगले वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगी। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाती रहूं।